नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 80 खबर 80 जिलों में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। निजी स्कूलों में दाखिले के लिए लॉटरी आज। आरटीई के तहत एडमिशन के लिए निकलेगी लॉटरी। राज्य शिक्षा केंद्र में दोपहर में निकलेगी लॉटरी। लॉटरी का सोशल मीडिया में किया जाएगा लाइव टेलीकास्ट। 2 लाख से ज्यादा अभिभावकों ने किया था एडमिशन के लिए आवेदन। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। तो निजी स्कूलों में दाखिले के लिए लॉटरी आज से शुरू होने जा रही है। आरटीई के तहत एडमिशन के लिए निकलेगी लॉटरी। राज्य शिक्षा केंद्र में दोपहर में निकलेगी लॉटरी। लॉटरी का सोशल मीडिया में किया जाएगा लाइव टेलीकास्ट। 2 लाख से ज्यादा अभिभावकों ने एडमिशन के लिए आवेदन किया है। बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर लॉटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आज लॉटरी निकलेगी और आरटीई के तहत एडमिशन के लिए लॉटरी निकलेगी। और सीधे रुक करेंगे भोपाल से, संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, निजी स्कूलों में दाखिले के लिए लॉटरी आज निकलने वाली है, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, विस्तार से बताएं। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ऐसे अभिभावक जो कमजोर आय वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, इसी के तहत ये जो प्रावधान है वो किया गया था। और निजी स्कूलों में भी कुछ सीटें आरटीई के तहत आरक्षित रहती हैं। इसी की प्रक्रिया आवेदन की पिछले कुछ दिनों तक चली थी, जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा अभिभावकों ने अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आवेदन दिया था, जिसमें वो निजी स्कूलों में उनका एडमिशन करा सकें। इसमें करीब 1,71,000 के आसपास ही जो आवेदन है वो वैलिड पाए गए हैं। उन वैलिड आवेदनों के तहत जो लॉटरी सिस्टम है वो आज किया जाएगा और लॉटरी के तहत जो एडमिशन के लिए प्रक्रिया है वो आज की जाएगी राज्य शिक्षा केंद्र में दोपहर करीब 2:30 बजे। इसमें पूरी निष्पक्षता रहे, पारदर्शिता रहे, इसके लिए सोशल मीडिया में जो लाइव प्रसारण है वो इस पूरी व्यवस्था का किया जाएगा, जिसके तहत ये देखा जा सकेगा कि जो लॉटरी हो रही है किस तरीके से उस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो अभिभावक हैं वो देख सकेंगे और लॉटरी निकलने के बाद जिन्हें जो स्कूल अलॉट होंगे आरटीई कानून के तहत, एक्ट के तहत, उनके बच्चे उन स्कूलों में एडमिशन ले सकेंगे। जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा सराहनीय कॉन्सेप्ट है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 2 लाख से ज्यादा अभिभावकों ने एडमिशन के लिए आवेदन दिया था और आज देखना यह है कि लाइव टेलीकास्ट के दौरान कितने बच्चों का लॉटरी के दौरान एडमिशन होता है। अगली खबर है भोपाल से, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है। बुधवार को 35 पॉजिटिव मरीज आए सामने। भोपाल में एक्टिव केसों की जो संख्या है वो बढ़कर 179 हो गई है। पूरे प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या भी 900 से ज्यादा हो गई है, क्योंकि रोज तकरीबन सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं और ये जो आंकड़े हैं अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। बुधवार को 35 पॉजिटिव नए मामले सामने आए हैं। भोपाल में एक्टिव केसों की संख्या 179 हो गई है। पूरे प्रदेश में तकरीबन 900 एक्टिव केस देखने में सामने आए हैं। और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। बीजेपी का राजभवन मार्च आज। अकलतरा घटना के विरोध में बीजेपी का मार्च। प्रदर्शन में पार्टी के जनप्रतिनिधि और नेता शामिल होंगे। राज्यपाल को देंगे ज्ञापन। तो बड़ी खबर रायपुर से है। बीजेपी का राजभवन मार्च आज होने वाला है, जहां पर अकलतरा घटना के विरोध में बीजेपी का मार्च होगा। प्रदर्शन में पार्टी के जनप्रतिनिधि और नेता शामिल होंगे। राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। बड़ी खबर रायपुर से। तो वहीं धमतरी से एक और खबर है, जहां पर 80% भरा गंगरेल बांध। जी हां, बांध में इकट्ठा हुआ 15,000 क्यूसेक पानी। दुधावा, सोंढोर, मॉडम, सिल्ली भी लबालब भर चुका है। 4 दिन से जारी है बारिश से बांधों में पानी और लगातार बांधों में पानी भर रहा है। 80% गंगरेल बांध भर चुका है और बांध में 15,000 क्यूसेक पानी इकट्ठा हो चुका है। दुधावा, सोंढोर, मॉडम, सिल्ली भी लबालब भर गया है। और अब बात सुकमा से बड़ी खबर की, जहां पिछले 3 दिनों से कोंटा का संपर्क 2 राज्यों से टूटा। उफान पर गोदावरी नदी। कोंटा के पास नेशनल हाईवे 30 पर आया गोदावरी का पानी। कोंटा में बढ़ा बाढ़ का खतरा। कोंटा में शबरी नदी भी पहुंची और डेंजर लेवल पर पुरानी बस्ती को खाली करने में जुटे लोग। प्रशासन ने जारी की चेतावनी।
बात करेंगे भोपाल से खबर की, जहां पर सावन से पहले ही बारिश का आधा कोटा पूरा हो गया और यहां पर 22.82 इंच बारिश अब तक हो चुकी है। सामान्य से 11.26 इंच ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बड़े तालाब का जलस्तर भी 1662.82 फीट से ज्यादा हो चुका है। अगली खबर, जहां पर गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद सड़कें लबालब भर चुकी हैं, तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि सड़कों पर 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। शिव भक्तों के लिए आज से विशेष दिनों की शुरुआत हो रही है, क्योंकि आज से सावन शुरुआत हो रही है। 12 अगस्त तक सावन का ये महीना चलेगा, जिसमें 4 सावन सोमवार पड़ेंगे। सावन का महीना जब पूरी सृष्टि शिवमय ओममय हो जाती है और भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, उनकी आराधना करते हैं। कहा जाता है कि वर्षा काल में भगवान विष्णु क्षीर सागर में जब आराम करने जाते हैं तो पूरी सृष्टि का भार भगवान भोलेनाथ पर आ जाता है और इस दौरान वे ही सृष्टि के पालनहर्ता होते हैं। ऐसे में इस बार सावन मास की शुरुआत गुरुवार से हो रही है और ये मास 12 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 4 श्रावण सोमवार भी पड़ेंगे। लिहाजा भक्तों के साथ मंदिरों में भी सावन मास को लेकर खासी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बीते 2 सालों से कोविड के चलते कई प्रतिबंध लगाए गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति को मास्क का और सैनिटाइजर हम रखेंगे, ये सुविधा रहेगी। और एक एक करके मंदिर लाइन से मंदिर में जाएंगे, लाइन से दर्शन करके वापस आएंगे। और 4 सोमवार पड़ रहे हैं, चारों सावन सोमवार हमारा विशेष बुढ़ेश्वर मंदिर में श्रृंगार रहता है। हालांकि कोविड के मामलों में इजाफे की तस्वीर भी बन रही है, लेकिन अभी प्रतिबंध न लगाते हुए प्रशासन ने मंदिर प्रबंधन से चर्चा कर मंदिरों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है। और जो पब्लिक प्लेसेस है और जो ऐसे सोशल गैदरिंग्स है जहाँ पे भीड़ होती है, वहाँ पे भी सभी जो संस्था के आयोजक हैं उनको हम लोग जब भी अनुमति देते हैं तब वो उनको सूचित करते हैं कि इन मापदंडों का आपको पालन करना पड़ेगा। तो वर्तमान में अभी फोकस सोशल डिस्टेंसिंग पे। अभी वर्तमान में हम लोगों ने केवल सभी संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को अपील किया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इधर प्रशासन के निर्देशों के बाद मंदिरों में भी ऐसी ही तैयारियां की गई हैं, ताकि भक्त भोले बाबा के दर्शन भी कर पाएं, उनका अभिषेक भी कर पाएं और कोविड नियमों का पालन भी होता रहे। और ऐसे में हम भी यही अपील करते हैं कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए सावन में भोले बाबा की भक्ति भी करते रहें। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग की बात ही अलग है। पुराणों के अनुसार जहां जहां ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। आइए आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन चलेंगे, जहां पर शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। देश भर में यह तीर्थ स्थान बाबा महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहीं ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता पर्वत पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित है। चंद्रमा ने भगवान शिव को आराध्य मानकर पूजा की थी और चंद्रमा को सोम भी कहते हैं और इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। यहीं श्री नर और नारायण की तपस्थली है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। धर्मनगरी काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारकापुरी से 17 मील दूर स्थित है।
कहते हैं कि भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। बाबा बैजनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार शिव जी यहीं स्थापित हो गए। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ऐसी मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी वही रामेश्वर के नाम से विश्व विख्यात हुआ। शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और इसे घुमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। छत्तीसगढ़ के उन शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को इस वक्त राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 मार्च को नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का ऐलान किया। रिपोर्ट देखिए। 9 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान कर कर्मचारी अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया, जिसका प्रकाशन राजपत्र में 11 मई 2022 को किया गया। राज्य सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना के मुताबिक नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10% की मासिक अंशदान कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर दी गई। साथ ही सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती की जा रही है। भविष्य में पेंशन नहीं मिलने से कर्मचारी अधिकारी नाराज थे। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने शासकीय कर्मियों की उस तकलीफ को समझा। पुरानी पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि रिटायर मृत हुए कर्मचारियों के प्रकरणों में भी पुरानी पेंशन योजना अनुरूप पात्र शासकीय सेवक परिवारों को लाभ देने का ऐलान किया है। सरकार की इस सकारात्मक सोच को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे कहते हैं, हिंदुस्तान में कोरोना काल में कर्मचारियों का वेतन की कटौती की गई थी। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां उनकी वेतन की कटौती नहीं की गई। पूरे देश में पेंशन के बारे में पुरानी पेंशन की मांग जा रही है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक हमारे छत्तीसगढ़ पहला सरकार है जो कर्मचारियों के पेंशन का पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। साल 2018 में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के स्लोगन के साथ कांग्रेस की सरकार सत्तासीन हुई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए एक के बाद एक काम किए जा रहे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन लागू करना भी शामिल है। और शायद यही वजह है कि अब लोग कहने लगे हैं कि मेरा प्रदेश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।